हेलो एवरीवन। क्लास 10th एसएसटी का इकोनॉमिक के सेकंड चैप्टर को शुरू किया जा रहा है। चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स यानी क्षेत्र। इस चैप्टर में हमें प्रमुख रूप से पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं यानी सेक्टर्स हैं जिनकी बड़ी भूमिका रही है। हालांकि सेक्टर्स के आधार पर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी को कई आधारों पर क्लासिफाई किया जाता है। जैसे पहला आधार है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही है उस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। मतलब नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स की बात की जाए तो तीन भागों में क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। हालांकि ये अभी शुरुआत में बस हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं टॉपिक से। आगे आने वाले कुछ समय में हम एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये पहला आधार है भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स को क्लासिफाई करने का पहला आधार, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आगे हम देखते हैं दूसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार व्यक्ति कहाँ कर रहा है या रोजगार कहाँ व्यक्ति पा रहा है। रोजगार की शर्तों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को दो सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज मतलब संगठित क्षेत्र और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब असंगठित क्षेत्र। संगठित सेक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें काम करने वाले कोई कंपनी हो या काम करने वाले कर्मचारी हो, वो विधिवत रूप से सरकार के द्वारा जारी की गाइडलाइंस का पालन करती हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें प्रॉपर रूप से कोई गाइडलाइन नहीं होती और न ही किसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। यदि आप एग्जाम्पल के रूप में देखो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे मान लेते हैं कि सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या बड़े बड़े कंपनियां, ये सारे सरकार द्वारा तय मापकों के आधार पर काम करती हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यदि बात किया जाए असंगठित क्षेत्र में, तो आप अपने आस पड़ोस में होने वाले घर में जो राजमिस्त्री का काम करता है, लेबर काम करता है, उसमें सरकार की कोई गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया जाता। कभी भी मिस्त्री को निकाल दिया जा रहा है, कभी वहाँ के कर्मचारियों को, मजदूर को निकाल दिया जाता है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और तीसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिक कौन है। स्वामित्व के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को दो सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है ऐसे सेक्टर जो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, उन्हें पब्लिक सेक्टर कहेंगे। और प्राइवेट सेक्टर मतलब ऐसे सेक्टर अर्थव्यवस्था के जो पूरी तरह से निजी व्यक्ति या निजी व्यक्तियों के समूह के कंट्रोल में है। तो अभी तक हमने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स में, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में तीन आधारों पर भारतीय अर्थव्यवस्था को क्लासिफाई किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधि के आधार पर, तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो गया। दूसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के आधार पर, तो रोजगार के आधार पर ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तीसरा आधार है भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स को, इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर को क्लासीफाई करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और इसमें है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो अभी शुरू करने वाले हैं पहला पहला आधार। पहला आधार क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसे शुरुआत करते हैं। ऑन द बेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ध्यान रखना, तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर अच्छा, ये पॉइंट्स पढ़ने से पहले एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं आसान भाषा में, तभी सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेंगे। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो सीधे तौर पर नेचर से रिलेटेड हो,
या उस क्षेत्र से जो भी कुछ प्रोडक्शन किया जा रहा हो या प्रोड्यूस किया जा रहा हो, वो डायरेक्टली रिलाई करती हो नेचर पर, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर। और इसका एग्रीकल्चर सबसे सटीक एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर में चाहे आप गेहूँ, चना, पैडी कुछ भी फसल का उत्पादन कर रहे हो, वो सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर है। बारिश के लिए, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए, सॉइल के लिए, ये पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट है? नेचर पर। ऐसे ही माइनिंग हो गया, हंटिंग हो गया, मछली पालन हो गया, ये सारी एक्टिविटीज नेचुरल रिसोर्सेज पर डायरेक्टली रिलाई करती हैं। अतः इन सभी क्षेत्रों को प्राइमरी एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है या प्राइमरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट है, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करके या उपयोग करके, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है। मतलब जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहलाती है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। अब प्रश्न ये बनता है कि इन्हें प्राइमरी क्यों कहा जाता है? दूसरा पॉइंट है, व्हाई प्राइमरी? इसे प्राइमरी क्यों कहा जाता है या प्राथमिक क्यों कहा जाता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। ये अन्य सभी उत्पादकों के लिए आधार प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए यदि आपको चीनी प्राप्त करना हो, कपड़े बनाने हो, तो उसका रॉ मटेरियल तो हमें चाहिए ना। और रॉ मटेरियल जो कॉटन है या शुगर केन है, गन्ना है, ये सभी तो प्राइमरी एक्टिविटीज से हो रही हैं। तो क्या प्राइमरी एक्टिविटी से शुगर केन, कॉटन, ये चीनी और कपड़े बनाने के लिए आधार या बेसिस प्रदान कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है, और इसीलिए इन्हें प्राइमरी कहा जाता है। तो आप समझ पाए कि प्राइमरी सेक्टर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य इस पर निर्भर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या उत्पाद हैं उनके लिए बेसिस प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जो प्राइमरी सेक्टर है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए इसे एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। इसलिए इसे कृषि और सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यदि समराइज किया जाए प्राइमरी सेक्टर को, तो आप दो तीन पॉइंट्स ध्यान रखोगे कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके, तो वे एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत काउंट की जाती हैं। इन्हें प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी अन्य उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं के लिए बेसिस तैयार करती हैं, आधार बनती हैं। और चूंकि इनमें ज़्यादातर घटित होने वाली एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए इसे कृषि एवं उसकी सहायक सेक्टर भी कहा जाता है। इसे एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर्स भी कहा जाता है। यदि इसके एग्जाम्पल आपको बताने हो तो आप बता सकते हो एग्रीकल्चर, माइनिंग, इसके बाद हंटिंग, इसके बाद फिशिंग, ये सारे एक्टिविटीज, पशुपालन, ये सारे एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत काउंट की जाती हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर। द्वितीयक सेक्टर का मतलब क्या होता है? जब हम प्राइमरी सेक्टर से जो भी उत्पादित वस्तु है उसका उपयोग करके हम कोई नई वस्तु बना लेते हैं। जैसे गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं का उत्पादन करना, एग्रीकल्चर करना, कृषि करना, ये तो प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि है। लेकिन जब गेहूं से हम आटा बना लेते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का उत्पाद का उपयोग करके हम एक नया वस्तु आटा बना लिए। तो ये जो गतिविधि है इसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर से हमने कॉटन का उत्पादन कर लिया, तो कॉटन का उपयोग करके हम जब शर्ट बना लेते हैं, तो क्या हम प्राइमरी सेक्टर से उत्पादित वस्तु का उपयोग करके कोई नई वस्तु प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करके नई वस्तु बनाना होता है, इसे ही कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई नई वस्तु प्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए हमें कंपनियों, फैक्ट्रीज की जरूरत होगी। तो सेकेंडरी सेक्टर्स में प्राइमरी सेक्टर से उत्पादित वस्तुओं को उपयोग में ला करके कोई नई वस्तु बना दिया जाता है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और इसमें आने वाली ज़्यादातर गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ जो भी रिलेटेड हैं, वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हैं, इसलिए इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। यदि आपको ध्यान रखना हो सेकेंडरी सेक्टर को, तो आप ध्यान रखोगे कि इस सेक्टर में होने वाली ज़्यादातर गतिविधियाँ चाहे इंडस्ट्रियल रिलेटेड होती हैं या फिर वो बड़ी कंपनियों और मशीनों के माध्यम से समाप्त कंप्लीट की जाती हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है,
द सेकेंडरी सेक्टर covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing. सेकेंडरी सेक्टर में द्वितीयक क्षेत्रक में वे गतिविधियां शामिल हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से अन्य रूपों में बदला जाता है। अभी जस्ट चर्चा भी किया कि सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स जो प्राइमरी सेक्टर से उत्पादित हो रहा है, गेहूं, कॉटन, जब हम इनका उपयोग करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से नई वस्तु बना लेते हैं तो वो गतिविधि सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करके जब आप कोई नई वस्तु बनाओगे तो स्वाभाविक है उसके लिए आप फैक्ट्रीज, इंजन या औद्योगिक गतिविधियां भी करोगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे एग्जांपल है कॉटन से क्लॉथ बनाना, कपड़े से कपास से कपड़ा बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये सारी गतिविधियां सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। और सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये सारी गतिविधियां इंडस्ट्री, उद्योग के माध्यम से संपन्न की जाती हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, यदि हम गन्ना का उपयोग करते हैं, गन्ना का उत्पादन प्राइमरी सेक्टर में हो रहा है, लेकिन गन्ना का उपयोग करके जब हम गुड़ बना ले रहे हैं तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान हो रहा है, ये कंपनी में हो रहा है, तो गन्ने से गुड़ बनाना सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ गया। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में पूरी विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा ही संपन्न होता है। आप कहीं कंपनी या ऐसा कोई काम जो कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से की जा रही है तो आप उसे आंख बंद करके सेकेंडरी सेक्टर टिक मार सकते हो। तो अभी तक हमने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर अच्छे से समझ लिए और ऐसा हमें लग रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट करके देखना, ये बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अब तीसरा सेक्टर आता है टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में हमें क्या जानना है कि तृतीयक क्षेत्रक में वास्तव में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता। जैसे देखा हमने कि प्राइमरी सेक्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स में प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोड्यूस है उसका उपयोग करके हम कोई नई वस्तु बना लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से, तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। लेकिन टर्सरी सेक्टर में वास्तव में कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होता बल्कि इसमें सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे एक डॉक्टर आपके घर पे आया और आपको इंजेक्शन लगा के चला गया, या एक वकील आपको सलाह दिया, तो वास्तव में क्या वही देखने वाली कोई वस्तु आपको दिया? नहीं, वो आपको सेवाएं दिया। तो जितने भी सेवा, चाहे टीचर हो, वकील हो, या फिर आप यात्रा कर रहे हो ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरे जगह, मान लीजिए आप बस से यात्रा कर रहे हो एक शहर से दूसरे शहर, तो क्या बस वाले आपको कुछ दे दिया? नहीं, बस पर बैठे और बस से उतर गए, तो अब वो तो आपको सेवा न दिया। तो टर्सरी सेक्टर में वास्तव में कोई प्रोडक्शन नहीं होता बल्कि इसमें सेवाओं का आदान प्रदान होता है, इसलिए टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्सरी सेक्टर में जब किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता तो क्या इसका इम्पोर्टेंस नहीं है? इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बीच ब्रिज का काम करती है। मान लीजिए आप प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर से कुछ भी उत्पादित करते हैं, लेकिन आप उत्पादित तो इसीलिए कर रहे हो ना ताकि वो उसको मार्केट तक पहुंचा करके आप लाभ कमाओ। उन्हीं लाभ कमाने में मध्यस्थ का काम करता है टर्सरी सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन, ये उस उत्पाद को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है। तो टर्सरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ता है। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखना कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर ये सभी इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में से कोई भी एक सेक्टर निकाल दिया जाएगा तो अन्य जो बचा रहेगा उसका महत्व कम होगा। मतलब तीनों की ही जरूरत है, तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और तीनों की इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट है दे डिड नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स। अभी हमने बात किया कि टर्सरी सेक्टर में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बट दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड्स अ सर्विसेज। लेकिन ये जो गतिविधियां हैं ये सेवाएं प्रदान करती हैं। ये क्षेत्र किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते बल्कि ये गतिविधियां सेवाएं प्रदान करती हैं। दूसरा पॉइंट है इंक्लूड सर्विसेज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। इसमें भी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी सर्विसेज शामिल हैं, इसमें ऐसी सर्विसेज शामिल हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं।
क्योंकि प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर्स में जो भी प्रोड्यूस किए आप, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, और कोई एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने के लिए उसमें तो माइंड्स की भी तो ज़रूरत होती है, रिसर्च की भी तो ज़रूरत होती है। तो जब कोई अपनी बुद्धि लगा रहा है, आपको राय मशवरा दे रहा है, तो वो टर्सरी सेक्टर है, और उसी का उपयोग करके आप नई वस्तु बना पा रहे हो, इनोवेशन कर पा रहे हो। तो इन प्राइमरी से और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। यदि एग्जाम्पल आपको बताना हो तो चौथा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट, परिवहन, कोबलर। जैसे कोई मोची है, मोची के यहाँ आप जूता बनाने या चप्पल सिलवाने गए, तो क्या वो कुछ देता है आपको? वो आपकी चप्पल ठीक कर देता है, और चप्पल ठीक करने के बदले ही आपसे पैसा ले रहा है। तो वास्तव में वो सर्विस दे रहा है। डॉक्टर, टीचर, ये सारे टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। मतलब टर्सरी सेक्टर वास्तव में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि ये सर्विस सेक्टर है और सेवाएं प्रदान करता है। अच्छा, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर देख लिया। तो हर सेक्टर में लोग रोजगार पा रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। तो अब हम देख लेते हैं शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। प्रतिशत में वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें रोजगार की संभावना ज़्यादा है या ज़्यादा रोजगार प्रदान करते हैं, वो देखना है। एक चार्ट दिया गया है आपके बुक में। इस चार्ट में ये कंपैरिजन दिया गया है कि 1977 से 78 के बीच में ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, इनकी रोजगार में क्या परसेंटेज हिस्सेदारी है। और एक लेटेस्ट है 2017-18 में, उसमें कंपैरिजन किया गया है कि इसमें रोजगार कौन सा सेक्टर कितना रोजगार दे रहा है। यदि 1977 और 78 के आधार पर देखा जाए, तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा रोल था। भारतीय भारत में रोजगार देने में, सॉरी, अर्थव्यवस्था में नहीं, रोजगार देने में। मतलब यदि 1977-78 के बीच में देखा जाए, तो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ लोगों को मिल रहा था? प्राइमरी सेक्टर में। और स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और सबसे ज़्यादा जिन्हें कहीं भी रोजगार नहीं मिलता, वो कम से कम खेती तो करता ही करता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार 1978, 77, 78 में सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिल रहा था? प्राइमरी सेक्टर से। इसके बाद दूसरा सेक्टर में था सेकेंडरी में, टर्सरी में, सॉरी। और तीसरे नंबर पर 11% के साथ टर्सरी सेक्टर में लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। मतलब ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर तीन सेक्टर देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, वास्तव में भारत में कौन से सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को कौन सा सेक्टर कितना रोजगार दे पा रहा है। तो यदि 1977-78 की बात की जाए, तो उस समय सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, दूसरे नंबर पर टर्सरी सेक्टर में, और तीसरे नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन वही आंकड़ा अब देखिए 2017-18 में क्या परिस्थितियां बदली हैं, जिसमें देख रहे हो आप सबसे ज़्यादा 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में हिस्सेदारी कर रहे थे, रोजगार प्राप्त कर रहे थे। अब वो संख्या घट करके 44% हुआ है। और सब मतलब अभी भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है, लेकिन इसकी प्रतिशत हिस्सेदारी कम होती जा रही है। दूसरे नंबर पर अभी भी टर्सरी सेक्टर है, और तीसरे नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर है। ये ये ग्राफ क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है? यदि 2017-18 के डेटा के हिसाब से देखा जाए, तो अभी भी सबसे ज़्यादा रोजगार लोग प्राइमरी सेक्टर में ही कर रहे हैं। लेकिन 1977-78 के हिसाब से ये इसमें गिरावट आई है, और ये अच्छा संकेत भी है। अभी हम समझाने का प्रयास करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में लोगों के रोजगार की संख्या कम होना, घटना, प्रतिशत हिस्सेदारी घटना, ये अच्छा संकेत होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। अभी हम समझेंगे। दूसरे दूसरे स्तर पर, दूसरे लेवल पर कौन है? टर्सरी सेक्टर, जिसमें 32% को लोगों को रोजगार दे रहा है। और तीसरे लेवल पर है 25% के साथ सेकेंडरी सेक्टर, इतने लोगों को रोजगार दे रहा है। अब हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में प्रतिशत रोजगार की, जो लोगों को रोजगार दे रहा है, वो अब 44% हो गया है। ये अच्छा संकेत क्यों है? क्योंकि जब भी कोई देश विकसित होता है, विक- विकसित होने की राह में सबसे शुरुआती चरण होता है कि लोग कृषि कार्य में ज्यादा लगे रहते हैं। लेकिन जब कृषि कार्य से लोग सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में रोजगार प्राप्त करते हैं, इसका मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है।
लोग अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, लोग अब सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। तो जब लोगों की रोजगार सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब जब किसी देश में विनिर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो उसमें ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था का साइज भी बड़ा होगा। मतलब यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी, प्रतिशत हिस्सेदारी यदि घट रही हो, तुलनात्मक रूप से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में रोजगार में प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ रही हो, तो उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा साइन है। यदि इतना आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप बस इतना ध्यान रख लेना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के लिए कौन कौन से सेक्टर कितना रोजगार दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है प्राइमरी सेक्टर, दूसरे नंबर पर है टर्सरी सेक्टर 32 या 31% के साथ, और तीसरे नंबर पर है सेकेंडरी सेक्टर जो 25% के आसपास रोजगार दे रहा है। अच्छा, ये आप भी ये अज्यूम न कर लेना कि प्राइमरी सेक्टर में लोगों को कम रोजगार मिल रहा है तो प्राइमरी सेक्टर का महत्व घट गया। नहीं, प्राइमरी सेक्टर का महत्व अभी भी है, क्योंकि यही वो सेक्टर है जो अन्य सेक्टर्स को बेसिस प्रदान करता है। ये हमें भोजन उपलब्ध करवाता है। हम कितना भी कंपनियां लगा लें, कितना भी मैन्युफैक्चर कर लें, जब प्राइमरी सेक्टर हमें भोजन ही नहीं दे पा रहा है तो उस और भी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनी सेक्टर का क्या महत्व है। तो प्राइमरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस अभी भी है। अब पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। 2025 में प्रश्न पूछा गया, द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जो वर्क है जो अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें उत्पादन हो रहा हो। तो देखते हैं। बास्केट वीवर पहला, बी कीपर, बी कीपर मतलब जो मधुमक्खी पालन करते हैं। दूसरा है मनी लेंडर, जो उधार देता है, मुंशी, मनी लेंडर। तीसरा है बास्केट वेबर, जो टोकरियां बुनता है। और तीसरा है फिशरमैन। तो बास्केट वेबर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके, बम्बू का प्रयोग करके बास्केट बना रहा है, तो ये तो नेचर से रिलेटेड है, तो ये तो प्राइमरी सेक्टर का होगा, ये भी जवाब नहीं होगा। फिशरमैन मछली पालन करना, ये भी प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी है, ये भी नहीं होगा। मनी लेंडर, मनी लेंडर जो आपको साहूकार है, उधार देता है, वो क्या वास्तव में कोई उत्पादन कर रहा है? वो तो पैसों के हेर फेर से पैसा कमा रहा है। तो मतलब ये सर्विस सेक्टर में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। मतलब हमारे पास सही जवाब क्या बचा इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर ए, बी कीपर, मतलब मधुमक्खी पालन करने वाला। अगला ही प्रश्न है, 2025 में प्रश्न पूछा गया है, एक्स लिव इन अ टाउन। एक्स कोई एक व्यक्ति है जो किसी शहर में रखता है। ही कल्टिवेट्स फ्लावर्स, वो फूलों की खेती करता है। एलॉन्ग विथ एनिमल हस्बेंड्री, साथ ही साथ पशुपालन भी करता है। एक्स कोई व्यक्ति है जो शहरों में रहता है और फूलों के साथ साथ तो पशुपालन भी करता है। तो आपको बताना है कि जो एक्स का काम है वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। क्या वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, या क्वार्टरनरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा? तो फ्लावर्स का उत्पादन करना, पशुपालन करना, ये सारे तो प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि हैं। तो इसमें आपको तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। तो ये सारे किस कौन से सेक्टर की गतिविधियां हैं? प्राइमरी सेक्टर के। और ये 2025 में पूछा गया, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। एक प्रश्न ये भी बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? प्राइमरी सेक्टर का बहुत ही महत्व है। पहली बात तो प्राइमरी सेक्टर होता है क्या है, हमें एक्सप्लेन कर देना है। 3 मार्क्स में आए थे, तो इनमें से कोई तीन दो तीन मार्क पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स नोट कर लेना। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखोगे, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, माइनिंग एक्टिविटीज, ये सारे चीज जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड रहती हैं, इन सारी एक्टिविटीज को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो डिस्कस भी कर चुके हैं, इट इज द बेस ऑफ ऑल अदर सेक्टर्स। ये अन्य सभी सेक्टर्स का बेस होता है, आधार होता है, एज रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स देता है इंडस्ट्रीज के लिए। चाहे वो कॉटन इंडस्ट्रीज हो, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, जो कॉटन का उपयोग करती हैं, चाहे वो शुगर केन का उपयोग करके शुगर बनाना हो, ये इन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देती हैं। तीसरा पॉइंट, द प्राइमरी सेक्टर आल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वर्कर्स। इसका महत्व इन सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज़्यादा है
क्योंकि प्राइमरी सेक्टर अभी भी वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा भारतीयों को रोजगार देती है, इसलिए भी इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। चौथा पॉइंट, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटीज। ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि ये इंश्योर करता है फूड सिक्योरिटी, लोगों को भोजन मिल पाए, एंड सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज लिंक टू फार्मिंग एंड ट्रेड। और ऐसे इंडस्ट्रीज और सर्विसेज को भी सपोर्ट करता है जो चाहे फार्मिंग से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो। मतलब यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का सिग्निफिकेंस बताना हो, तो आप पहले तो बताओगे कि प्राइमरी सेक्टर होता है क्या है, कुछ एग्जांपल दे दोगे। दूसरा बताओगे कि ये अन्य सभी सेक्टर्स को बेच देता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तभी तो वो इंडस्ट्री चल पा रही है। तीसरा, ये भारत में अभी भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है। और नेक्स्ट पॉइंट, ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है। 2026 में ही इसी टॉपिक से बना था प्रश्न, एसर्शन रीजनिंग वाले में कथन और तर्क वाले प्रश्न है। एसर्शन क्या कह रहा है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। और इसका रीजन है